अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। तो ये जो उत्कीर्ण अभिलेख है ये सम्राट अशोक के काल का है। सम्राट अशोक ने इसका उत्कीर्णन करवाया था, जिसके बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं, हम किस लिए, ये हिंदी भाषा हमारी किस लिपि में है, हिंदी भाषा हमारी किस लिपि में है, हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में है। ठीक है, तो याद रखना हिंदी भाषा किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। जब हम कुछ लिखते हैं तब किस लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि किससे बने होते हैं, अक्षरों और संकेतों से बने होते हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिपि और भाषा में क्या अंतर है, लिपि और भाषा में क्या अंतर है। देखिए, भाषा वो होती है जो भी हम बोलते हैं, भाषा का प्रयोग बोलने में किया जाता है। भाषा का प्रयोग लिखने में नहीं किया जाता, भाषा का प्रयोग बोलने में किया जाता है। जो हम बोलते हैं मुख से, तो भाषा का संबंध बोलने से है और लिपि का संबंध लिखने से है। ठीक है, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख आप देख सकते हैं, ये वाला वो अभिलेख किसमें है, इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। आगे बढ़ जाते हैं। बाएं, एक नगर से प्राप्त पात्र। ये जो है एक नगर से, एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। अब सोचिए, ये 4700 वर्ष पूर्व के पात्र हैं। देखिए 4700 साल पहले किस तरह के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय भी ये जो मानव संस्कृति है वो कितनी डेवलप्ड रही होगी। अब दाएं, ये जो दाएं में दिया गया है एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले ये सिक्कों से ये सिक्का किस तरह से भिन्न है। अब आप देख सकते हैं ये सिक्के का फ्रंट है और ये बैक है। ये वाला फ्रंट है और ये बैक है। तो ये हमारे सिक्कों से किस तरह से भिन्न है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो भी वैज्ञानिक होते हैं जो पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। यानी पुरानी चीज़ों को ढूंढने के लिए ही वो खुदाई और छानबीन करते रहते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, इसलिए वो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं, ताकि इससे पता चले कि उस समय के लोग ये मांसाहार का सेवन करते थे या नहीं करते थे, और करते थे तो किस तरह के जानवरों को वो लोग खाते थे। क्योंकि जो वनस्पतियां हैं उनके अवशेष तो नष्ट हो जाते थे, वो तो नहीं बचते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप में बचे रहते थे। यानी कि जो कच्ची वनस्पतियां हैं अगर कच्चे रूप में हैं वो नष्ट हो जाते थे, लेकिन अगर वो पक गए हैं, अन्न के दाने अथवा जो लकड़ी के टुकड़े अगर जल जाते हैं तो वो बचे रहते हैं, अगर नहीं जले हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं।
क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो अगर उस समय के लोग कपड़े पहनते रहे होंगे तो उन्हें कपड़ों के अवशेष भी जरूर मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत का मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों से उनके बारे में जानकारी मिलती है उनको स्रोत कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो भूतकाल का अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन हमारे अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अतीत एक या अनेक, यानी कि अतीत एक है या अलग अलग प्रकार के हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था, है ना। उस समय भी लोगों का जीवन अमीरी और गरीबों में गुजरता था। आज भी लोग अमीर और गरीब होते हैं ना, ठीक उसी तरह उस समय के लोग भी अमीर और गरीबों में बटे हुए थे। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी आज भी गरीबी अमीरी संस्कृति में विभिन्नताएं देखने को मिलती है और उस समय भी ये सभी देखने को मिलती थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यानी हम अपने प्राचीन राजा महाराजाओं के बारे में कैसे जानते हैं? वो लोग जो कुछ लिखे रहते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, खंभे बनवाते थे, इन सभी के द्वारा ही हम उनके बारे में जान पाते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो गरीब लोग थे, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, वो लोग अपना लेखा जोखा कहाँ रखेंगे? पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी हम जितना जान पाए हैं वो कम है, अभी और जानना उनके बारे में बाकी है। अब यहाँ देखते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कब से की जाती है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे, है ना, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। कई लोगों को इसमें डाउट होता है, तो इसको बहुत ध्यान दे करके समझेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी हिस्ट्री के लिए कि जो भी सन का यूज़ हम आज करते हैं, आज सन कितना चल रहा है? 2021। तो ये जो 2021 है वो कहाँ से आया है? यानी कभी तो सन 0 रहा होगा ना, वो 0 से चलते 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 2021 तक आ गया है। यानी कि ये सन जो 0 है वही है ईसा मसीह का जन्म की तारीख, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। उनके जन्म के वर्ष को ही सन 0 माना गया और उसी के बाद से ही तारीख आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज 2021 तक पहुंच गई है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म को आज 2021 साल हो चुके हैं। तो ये होता है, डेट इस तरह से निर्धारित किया जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। यानी कि
ईसा मसीह का जो जन्म, जो जिस जन्म को 0 ईयर माना गया रहा होगा, तो उससे पहले के डेट को क्या माना जाता है? ईसा पूर्व। ये जो सन है 2021 है, उसको हम बोलते हैं ईस्वी। लेकिन जिस सन 0 से पहले की जो सन रहे होंगे उसको क्या बोलते हैं हम? ईसा पूर्व। ये काल्पनिक डेट है, यानी कि अगर ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले को हम क्या बोलेंगे? 200 ईसा पूर्व। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी हम अपने आरंभिक बिंदु किसको मानेंगे? 2000 को, सन 2000 को यहाँ पर आरंभिक बिंदु मानने की बात की जा रही है इस पाठ के लिए ना। इस पुस्तक में, माफ़ कीजिएगा, इस पुस्तक में सन 2000 को आरंभिक बिंदु मान रहा है और जो भी बातें बताई जाएगी उसको इसी सन को बेस मान करके उससे पहले के बारे में बताई जाएगी। अब यहाँ इतिहास और तिथियों के बारे में बताया गया है। इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, ये जो BC है, BC का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। बोलते हैं ना 200 BC, यानी कि सन से 2000 पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट से 200 साल पहले को 200 BC कहेंगे। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखी पाती होगी, हिंदी में AD लिखते हैं। इस AD का क्या मतलब है? इस AD का मतलब है एन्नो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। एन्नो डोमिनी किसको बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को एन्नो डोमिनी कहते हैं। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, यानी CE का क्या मतलब है? कॉमन एरा, और BCE का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। यानी हम अंग्रेजी कैलेंडर का यूज़ क्यों करते हैं? हम ईसा मसीह वाले कैलेंडर का यूज़ अपने देश में क्यों करते हैं? क्योंकि लगभग ऑल वर्ल्ड में ये कैलेंडर चलता है, इसलिए पूरी दुनिया से कदम मिलाने के लिए हम भी अब इसी कैलेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, लेकिन 200 साल पहले लगभग इस तरह के अंग्रेजी कैलेंडर का यूज़ आरंभ हुआ। जब अंग्रेज आकर के हमारे देश को गुलाम बना चुके थे, उसके बाद से हमारे देश में भी इस तरह के कैलेंडर का यूज़ होने लगा। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। अब हम बढ़ रहे हैं अपने इस पाठ के अंतिम छोर की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है अन्यत्र, यानी भारत से कहीं और दूसरी जगह। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? यानी कि इसमें तो आज के ज़माने की किसी तरह की भाषा की यूज़ नहीं है, न इसमें हिंदी है न इंग्लिश है। तो इस तरह के जो वैज्ञानिकों को मिलता है, पुरातत्वविदों को, तो वो कैसे जान पाते हैं कि इसमें असल में लिखा क्या होगा? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। यानी उनका भी कुछ गणित रहता है ना। जो वैज्ञानिक होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग नीति रहती होगी, अलग फार्मूला रहता होगा, जिसकी वजह से वो अनजानी भाषाओं को पढ़ते होंगे। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलता है। उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र में इस तरह की एक कहानी मिलता है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ पर 500 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख के 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा
मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ये जो भाषाएं हैं वो पुरातत्वविदों के लिए कोड की तरह होते हैं, जिन्हें वो भिड़े रहते हैं इनको डिकोड करने में। ये जो चित्र हैं उनको इस तरह के लेटर में वो पहले बदल देते हैं, और इस तरह के लेटर में जब वो सटीक लेटर में जब बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो वो समझ लीजिए इनको डिकोड कर लेते हैं, और उसके बाद अलग अलग चीज़ों को भी वो आसानी से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो इसको डिकोड कर लिए तो बहुत हद तक वो इसको भी आसानी से डिकोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। कल्पना करो, अब इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई है, आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे और इसको नोट करके लिख लेंगे। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। फिर है वर्तमान मतलब अभी, लगभग 200 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो इन सभी को आपको एक बार पढ़ लेना है, और ये यहाँ पर जो सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पाठ को 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद आपको खुद से इस सही जोड़ी को मिला करके देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट डे अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पार्ट 1 हमारा समाप्त होता है। तो इसका अध्ययन आप बहुत ही मन लगाकर करेंगे, तब आपको ये पाठ एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, तो आपको बार बार 2-3 बार इस पाठ को पढ़ करके देखना है। और हमारा यहाँ पर अध्याय 1 कंप्लीट होता है। तो कल हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ सीटेट के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि सीटेट के साथ साथ जो भी केवीएस वाले हैं, इसके अलावा एनवीएस वाले हैं, इसके अलावा DSSB वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये कारगर है। ये केवीएस के सिलेबस में भी है आपका, जीए और जीके जो है एनवीएस के में भी है और DSSB में भी है। इसके अलावा ये सुपर टेट के स्टूडेंट के लिए भी कारगर है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और हम धीरे धीरे इसी तरह सबसे पहले अपने एनसीईआरटी को कवर करते चलेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि समय मिलते ही हम बहुत ही जल्दी सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो जो सीडीपी पढ़ने वाले स्टूडेंट वो भी जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि हम अधिक से अधिक स्टूडेंट है ना जुड़कर इस सेशन को कंप्लीट कर सकें। और आप मन लगाकर तैयारी कीजिए। अगर इस सीटेट के एग्ज़ाम में आप 1-2 नंबर से या 4-5 नंबर से पीछे रह गए हैं तो हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और ये मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 महीने में आपका सीटेट का एग्ज़ाम फिर से हो जाएगा। तो सभी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, और अपनी तैयारी आज से ही आप शुरू कर दें। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।